हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और अब आप यहाँ पे एक नई यूनिट और देख रहे हो, साथ ही साथ में आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ये आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान को हम वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसको हम यूनिक वे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें डिटेल्स ज़्यादा है, याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो इसलिए आपका दिमाग खराब होना स्वाभाविक सी बात है। तो उस दिमाग को खराब होने से बचाकर साथ ही साथ में आपको चीज़ें भी याद हो जाए, ऐसा कुछ काम करेंगे अपन। तो मैं ही हूँ भाई जो आपको ये भी पढ़ाएगा, मैं ही हूँ आगे पॉलिटी भी पढ़ाएगा, मैं ही हूँ वो आगे इकोनॉमी भी पढ़ाएगा। तो बस मैं ही हूँ जो पूरा का पूरा जीके पढ़ाएगा आपको। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूनिट्स की बातें करूँगा, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो भाई देखो कैसा पढ़ाता हूँ मैं, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, और आपको मज़ा आता है या नहीं आता है वो आप बताना ज़रूर। और पढ़ेगा भाई आर्ट एंड कल्चर। ऐसे तो नहीं है ना कि भाई यार बस बहुत हो गया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत है, कोई और सब्जेक्ट और टीचर से पढ़वाओ। तो भाई वो हायर नहीं करा मैंने कोई भी, मैं ही हूँ वो जो आपको बढ़िया से जिलाएगा। आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान की बात कर लें क्या। आपकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, आप पढ़ रहे हो क्या वो दो जो, क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है तो कई नए भी आएंगे यहाँ पे, उनके लिए भी कुछ मैसेज है। एक बार के लिए जाके वो राजस्थान जियोग्राफी देखो, राजस्थान हिस्ट्री देखो। आपको यहाँ पे बहलाया फुसलाया नहीं जा रहा है इसके ऊपर कि भाई ले ऐसे कोई ऐसी थोड़ी मिल जाती है सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे। इंग्लिश में हिंदी में दोनों माध्यम में आपको मिलेगी, और पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ। आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे एग्जाम में, जब आप बैठोगे ना आपको ये याद आएगा कि हाँ यार ये भी चीज़ पढ़ी थी, वो भी पढ़ी थी, सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। तो पढ़ी हुई होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा तो यही कहना है, देखो जहाँ से भी पढ़ो, मेरा कोई इसमें नहीं है, मैं आपको फिजिकली जानता भी नहीं हूँ, मिला हुआ भी नहीं हूँ कभी, तो मेरे को कोई क्रेडिट मिलने वाला भी नहीं है इस चीज़ का। लेकिन ये जरूर है कि आप अगर सही जगह से पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा फॉर श्योर है। अगर आप 5-6 महीने देते हैं किसी चीज़ के लिए और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आपको लाइफ टाइम की सिक्योरिटी नहीं हो जाएगी क्या यार एक जॉब के लिए। भाई 30-40 हज़ार रुपये मिले भले ही महीने के, अगर लगातार आते रहे ना बिना किसी टेंशन के, तो इंसान काफ़ी काम रहता है। और वो बढ़ते जाते हैं, आपको पता है ना। 7वां वेतन बता, 8वां वेतन पता नहीं यार, गवर्नमेंट वाले हैं वो जानते हैं क्या क्या लगते रहता है। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार के लिए जाके वो राजस्थान जियोग्राफी भी देखो, आर्ट एंड हिस्ट्री भी देखो। आर्ट एंड कल्चर तो यहाँ पे स्टार्ट की है, आप पहली बार आए होंगे, दस्तक दी होगी, है ना। और कुछ लोगों की ऐसे जल्दी भी हो रही है कि जल्दी से पढ़ा। 1 मिनट और कुछ बोल लेता हूँ, फिर उसके बाद तो पढ़ाना ही है। मेरा ये कहना है कि आप भले ही किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट नहीं एग्ज़ाम की, ग्राम सेवक हो गई, पटवारी हो गई भले ही, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। मेन तो ये एग्ज़ाम्स रही है अभी। असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा जीके ढंग से, जैसे आपकी एग्ज़ाम में आता है, जैसे भी आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, आज से पहले एक भी एग्ज़ाम अगर आपने दी है, उससे बेहतर ही करके आओगे आप ये पेपर, और बेहतर भी ऐसा कि बहुत बेहतर करके आओगे। और आपका कुछ नहीं जानना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के आगे मुझे झेलना है। इतना सा काम करना है आपको, और आपका बढ़िया से बढ़िया पेपर हो जाए, तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए बताओ। अब यहाँ पे हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जीके पूछा जाता है, करंट जीके राजस्थान का, वो भी कवर कर लेंगे, कुछ ही नहीं छोड़ेंगे कुछ भी। तो आपकी दिसंबर को एग्ज़ाम है, 1 दिसंबर को शायद उसी की एग्ज़ाम होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप कहीं और इधर उधर भटकने की बजाय, कहीं पे पैसे जमा कराने की बजाय, यहाँ पे आके ढंग से पढ़ के देखो भाई। सीरियस खुद के साथ आपको ही होना पड़ेगा। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है ये बोलना कि ये बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिला सकता हूँ। सेटिस्फाइड आपको खुद को होना है, और वो कैसे होंगे, एक 10-15 मिनट की वीडियो देख के, कोई सी देख लो, भले ये वाली देख लो, और जाके उसके क्वेश्चन लगा लेना, है ना। तो राजस्थान जीके चल रहा है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है, हिस्ट्री चल रही है, और आर्ट एंड कल्चर को हम एक अलग तरीके से कंप्लीट करेंगे। और पढ़ते रहो भाई, आपके लिए इतना इतना सीधा कंटेंट अवेलेबल है, वो भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तो क्या ही बोलूँ मैं। हाँ तो मेरा ये कहना था कि पढ़ो भाई पढ़ो, बीच में मैं गायब हो गया था, काफ़ी बातें हो गई। तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान स्टार्ट करते हैं, करें क्या। इसमें भी हम हमारा पहला टॉपिक क्या लेंगे, उसका नाम है त्योहार और मेले। आप हेडिंग लगाना, नई कॉपी डाल लो, डालो तो, या फिर जो हिस्ट्री वाली कॉपी है अगर ढंग से आपने डाली है, उसमें आधी आधी कर लो यार, त्योहार एवं मेले।
आधी आधी कर लो, नहीं डाल लो, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से, खुद के साथ ईमानदार रहो, आपका भला निश्चित होगा। भले कहीं से भी पढ़ो, उससे कोई ज़रूरी नहीं, खुद से माथाफोड़ी कर लो। किताबें बता दूंगा आपको, किताबों से पढ़ लो। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और मैं बता ही देता हूँ, देखो आजकल क्या है, आरपीएससी या आरएसएमएसएसबी जो बोर्ड है, इनके क्या है, इनको समझ में आ गया है कि लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्केट में जो भी कंटेंट है उसी को रट रटा के है ना गवर्नमेंट जॉबें ले रहे। उनको रियल जो नॉलेज चाहिए, जो हमारी डिमांड है कि भाई इनको ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ें वो करते ही नहीं है। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपना पैटर्न चेंज कर लिया। आप 2025 या मिड चॉइस के पहले के पेपर उठा के देखिए और अब वाले पेपर उठा के देखिए, आपको रात दिन का अंतर मिलेगा उनमें। और वो अंतर अपने यहाँ पे तो दूर हो जाएगा, औरों से अपने को कोई मतलब नहीं है। आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट जिले हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कराई जा रही है ना। तो पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, और बाकी आपकी इच्छा है। तो त्योहार और मेले के अंदर हम क्या बात करेंगे, वो बात कर लेते हैं भाई। पहला हमारा टॉपिक है, उसकी पहली हेडिंग है, त्योहार किसको कहते हो भाई, और मेले किसको कहते हो। त्योहार अक्सर वो होता है जो हम हमारे घर में सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और मेले अक्सर क्या होते हैं, जो हम कहीं पे जाके, अपने घर में मेला लगता है क्या, नहीं लगता ना। आप कहते हो कि लगते हैं, शादी वादी होती है तब, या किसी का बर्थडे होता है तब, वो मेला अलग है भाई। मेले के अंदर आप जाते हो, वहाँ का कल्चर और वो सब खान पीन, वो सारी चीज़ें हो गई, खरीदारी वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें करते हो, वो मेला होता है ना। और त्योहार एक अलग चीज़ होती है। त्योहार के दिन मेले भी लगते हैं, और मेले ऐसे भी होते हैं जिस दिन कोई त्योहार भी नहीं होता है। तो दोनों सी बातें हैं, हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते हुए हमारे टॉपिक पे रहेंगे और बढ़िया से याद करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, त्योहार एवं मेले की सबसे पहले बात करेंगे, और उसमें से भी हम सबसे पहले किसके त्योहार देखेंगे, तो आप वन करके ही हेडिंग लगाना, वन लिखना, हिंदू त्योहार। हम भाई हिंदू त्योहार पहले देख लेते हैं, चलो। देखिए, हिंदुस्तान है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, किसी भी प्रकार का जातिवाद यहाँ पे नहीं है, ये सभी के लिए इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे आज़ादी के टाइम पे भी ज़्यादा हिंदू थे, और हमेशा से हिंदू ज़्यादा रहे हैं, तो ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जरूर कहा जा सकता है। तो ज़्यादातर ये वाले त्यौहार प्रचलित होते हैं, और यही वाले त्यौहार ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं भाई। पढ़ाने को तो मैं आपको हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो मुसलमान जो कैलेंडर होता है, वो त्यौहार भी पढ़ाऊंगा पूरे, है ना, जैन वाले पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ में ये ईसाई वाले भी पढ़ाऊंगा, क्रिसमस, जिंगल बेल ये भी करेंगे अपन। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या आएगा, आपकी होली दिवाली, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादातर यही चांसेस रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंगल बेल पूछेगा नहीं आपको, जिस दिन पूछ लिया तो आपकी बेल बज जाएगी। खैर, अपन बेल बजने नहीं देंगे बिल्कुल भी। और चलो स्टार्ट करते हैं, हिंदू त्यौहार। हिंदू त्यौहार क्या है भाई, कब बोलोगे त्यौहार आएगा हिंदुओं के अकॉर्डिंग, सारी बातें हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। कि बोलोगे कि त्यौहार कब, तो हम बोलेंगे कोई ना कोई तारीख को। अच्छा, तारीख तारीख क्या होती है, दिन को का तारीख कहते हैं। दिन क्या होता है, दिन बहुत सारे दिन होते हैं, उससे महीने वहीने बनाते हैं, और साल वाल बनाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि तारीख होगी तो दिन, दिन होगा, दिन है तो महीना होगा, महीना है तो साल होगा। अब हिंदू त्योहार जो है, जैसे आप बोलते हो कि 19 नवंबर की दिवाली है भाई, वो कहने को 19 नवंबर किसका है, ईसाइयों वाला है। लेकिन क्या दिवाली उसके अकॉर्डिंग आती है, ऐसा नहीं है। तो दिवाली किसके अकॉर्डिंग आती है, वो हिंदू त्योहार का ही एक अलग कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आती है। उसका नाम क्या है, वो देख लेते हैं। आपको समझ में आई थोड़ी सी बात, कैसे ये त्योहार, और देखो आर्ट एंड कल्चर ना रटंत विद्या है नहीं, इसको हम रटंत विद्या बनाते जरूर हैं। अब मैंने आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल में समझाया, मेरे को 1 डेढ़ मिनट लगी, मैं दोबारा कभी नहीं बताऊंगा ऐसी चीजें आपको, लेकिन आपका काम हमेशा के लिए हो गया कि हाँ यार त्योहार क्या होता है, ये समझ में आया, है ना। किस वजह से बनता है, कि कोई ना कोई इसके पीछे ना कल्चरल, या फिर बोलते हैं ना ऐतिहासिक पृष्ठ ही रहा है, जिसकी वजह से उसको मनाया जाता है, वो बाद की बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ त्योहार होता है, त्योहार किसी तारीख को आता है, तारीख किसी दिन को आती है, और जो दिन है ना उससे बहुत सारे दिनों को मिला के महीने महीने बनते हैं। अब सप्ताह वाली बातें मत करना कि सप्ताह होते हैं, 15 दिन होते हैं ना, ऐसे मजे मत लेना। तो महीनों के बाद में साल बनता है ना, ऐसे करके चीजें होती है। तो एक कैलेंडर हो गया एक प्रकार का ये भी। तो ये कैलेंडर जो होता है ना, हिंदू त्योहार जिसके अकॉर्डिंग आते हैं, वो आता है विक्रमी कैलेंडर। आपने नाम सुना होगा, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत कह लो या विक्रमी कैलेंडर कह लो। तो ये विक्रमी कैलेंडर क्या है, विक्रमी, विक्रम आदित्य नाम का एक राजा रहा था उज्जैन का,
उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है, शकों से, गुजरात के शकों से लड़ाई हुई थी उसकी, और उस लड़ाई में वो जीत जाता है, युद्ध वो जीत जाता है। तो उसी दिन से ये मान्यता, चलो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। आज कितनी तारीख है? जैसे मान लेते हैं कि आज 7 जुलाई है भाई, है ना, महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे आज। देखते हो क्या क्रिकेट वगैरह? हाला फॉर ए रीज़न। तो उसी उपलक्ष्य के अंदर हम आज नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो खैर छोड़ो। तो जैसे मान लो आज 7 तारीख है, और मेरे जच गई कि यार आज की तारीख से, आज के दिन से नए कैलेंडर का आरंभ हो। नेक्स्ट जब 6 जुलाई आएगी, आज 7 जुलाई है, नेक्स्ट जो 6 जुलाई आएगी वहां तक मैं 12 महीने मानूंगा, मेरी मर्जी। और उसके मैं अलग अलग नाम दे दूंगा, है ना। जैसे आज जुलाई है उसको मैं डोरेमोन बोल दूंगा, है ना, नवंबर अक्टूबर है उनको मैं शिनचैन या ये शिजुकार ये सब बोल दूंगा, मेरी मर्जी। मैंने 12 ये भी बना लिए, महीने भी बना लिए। और उसके बाद में मेरे त्योहार चल रहे हैं अलग से, वो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विक्रमी संवत क्या है? ये भी भैया ऐसे ही है। जो भूमि वर्मा विक्रमादित्य नाम का राजा है ना उज्जैन का, वो जीत जाता है युद्ध किससे? शकों से। और उसने ऐसे डिसाइड कर लिया भाई आज से नया कैलेंडर हमारा, ये जो है नव वर्ष की शुरुआत है, नव जीवन की शुरुआत है। हमने तो कुछ खतरनाक ही अचीव कर लिया। देखो सही बात भी है, इतना बड़ा साम्राज्य हो तो उसके अंदर ऐसे तो कोई भी बोलेगा ना कि ये किसी आपकी सबसे बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम हट जाए, तो आप भी ऐसे बोलेंगे तो मेरा नया जीवन स्टार्ट हो गया, वैसे ही है ना। तो विक्रमी संवत, विक्रमी कैलेंडर किसके अकॉर्डिंग आता है? ये आता है आपका विक्रमादित्य जो राजा है उसकी जीत के उपलक्ष्य में। और ये कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 2025 है आज, जैसे तो 2025 साल पहले ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म नहीं, सॉरी, डेथ हुई थी, है ना। तो ईसा मसीह की जो डेथ हुई थी 2025 साल पहले हुई थी, उसके भी 57 साल पहले यह विक्रमी संवत की स्टार्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि उसके भी 57 साल पहले वो युद्ध हुआ था। और इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? एक जैन ग्रंथ है, कालकाचार्य, कालकाचार्य कथानक। इसके अंदर पूरी डिटेल लिख रखी है वो, कि कैसे भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने गुजरात के शकों को हराया और नए संवत की स्टार्ट हुई। समझ में आई बात आपको? इतनी सारी बातें हैं, ये सब आप लिख लो, मैं आपको लिखाता हूँ। और देखिए अभी तो ये आज तो सिर्फ माहौल बनाना है, बेस बनाना है इसका। कल्चर जो है आपको समझ में आनी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर क्या है, कला एवं संस्कृति। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए आप भाई। पहले हिंदी वाले लिख लो। हिंदू त्योहार, हिंदू त्योहार विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, के अनुसार मनाए जाते हैं, है ना, के अनुसार मनाए जाते हैं, कोमा, कोमा 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व मतलब ईसा के होने के 57 वो पूर्व, ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व उज्जैन शासक, उज्जैन, उज्जैन शासक भूमि वर्मा, भूमि वर्मा विक्रमादित्य भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने इसका कोई इलाज करना पड़ेगा भाई। भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने, भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने शकों को हराया था। शक, शक होते हैं ना, अलग प्रकार के हैं, हम देखेंगे आगे। शकों को हराया था, ये कल्चर में देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे। हराया था जहां से इस कैलेंडर की, जहां से इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये इन्फॉर्मेशन किस में मिलती है? इन्फॉर्मेशन ये मिलती है जैन ग्रंथ, आप लिखो ब्रैकेट में लिख लो, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार, कालकाचार्य कथानक के अनुसार लिखो एक बार आप। तो अब अंग्रेजी वाले लिखो भाई, अंग्रेजी वाले लिखो। हिंदू फेस्टिवल्स आर, हिंदू फेस्टिवल्स आर, हिंदू फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर,
विक्रमी कैलेंडर, फुल स्टॉप लगा के लिखना, फुल स्टॉप लगा के लिखना। 57 बिफोर क्राइस्ट, 57 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के भी मतलब 57 साल पहले, 57 साल पहले की बात है ये। मैं बताऊंगा आपको और भी थोड़ा सा हल्का से डिटेल में। 57 बिफोर क्राइस्ट, एक सेकेंड, हाँ आप लिखो 57 बिफोर क्राइस्ट, उज्जैन किंग भूमि वर्मा विक्रमादित्य, उज्जैन किंग भूमि वर्मा विक्रमादित्य डिफीटेड 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 शक डिफीटेड शख्स, ये शख्स लिख रखा बोर्ड पे, शख्स, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर दिस कैलेंडर स्टार्टेड, है ना। और ब्रैकेट में लिख लो अकॉर्डिंग टू जैन बुक, जैनिज्म या जैन बुक लिख लो। क्या नाम है इसका, कालकाचार्य, कालका, देखिए आपकी जो एग्जाम है सब्जेक्टिव नहीं है ऑब्जेक्टिव है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, शर्माना मत, क्योंकि हिंदी में क्या इनको पढ़ना थोड़ा आसान होता है, याद करना थोड़ा सा आसान होता है। बाकी ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ भाई, मैं ज़्यादा इस पे ज्ञान दूंगा नहीं आपको। ठीक है भाई, ये लिख लिया। फिर ये जो कैलेंडर है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो ईसाई कैलेंडर है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब बोलते हैं हम, तो वो चीज़ तो है ईसाई कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर है भाई वो, या इंग्लिश कैलेंडर भी कह दो इसको। ये सूरज के ऊपर बेस्ड है। कैसे सूरज के ऊपर, जैसे ये सूरज है, इसके चारों तरफ ये धरती है प्यारी सी, ये चक्कर लगाती है इलिप्टिकल पाथ के अंदर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको जो टाइम पीरियड लगता है ना, उसके अकॉर्डिंग महीने बन गए। ऐसा काम कितने टाइम, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, आपको नोटबुक में नहीं लिखनी ऐसी चीजें। 365 दिन और 1/4 टाइम लगता है वैसे बेसिकली, तो इस 1/4 को नहीं काउंट करते हुए 365 दिन का ही साल माना जाता है। और 4 बार ये इकट्ठी हो जाएगी चीज, 365 एक बार आया, 365 दो बार आया, तीसरी बार आया, और जब 365 चौथी बार आता है ना, तब इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, इन चारों का 1/4 मिला के एक दिन बना देते हैं, और उसको इसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर 4 साल में क्या आती है, फरवरी के अंदर 29 तारीख आती है, पता है ना आपको ये चीज। इस चीज को बोलते हैं लीप ईयर, लीप, LEAPY ईयर, ये एक लीप लेता है, हर 4th ईयर जो है ये चीज आती है। तो जैसे 2000 वाला है, 2004 वाला है, 2008 वाला है, 2012 वाला है, 2016 वाला है, 2020 वाला है, ऐसे करते जाओ भाई, आपकी मर्जी है। तो उस चीज को बोलते हैं ये बार बार में जा रहा है, तो मैं उस टाइम पे रुक जाता हूँ, क्योंकि ये जब कैमरा जाता है तब वॉइस भी नहीं आती। तो हाँ, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो ईसाई कैलेंडर है ना, उसके अकॉर्डिंग मतलब 365 दिन होते हैं, ये चीज समझाना चाह रहा था। बेसिकली 365 दिन और 1/4 हिस्सा होता है, उसको 4 टाइम लगते हैं पूरा होने के अंदर। इस तरीके से हर चौथे साल के आ जाता है, 366 दिन आ जाते हैं, या फिर वो लीप ईयर आ जाता है, या फिर वो 29 फरवरी आ जाती है, या फिर उन लोगों के बर्थडे की डेट आ जाती है जिनका 29 फरवरी को बर्थडे होता है। ठीक है, तो वो चीज तो है सूर्य बेस्ड कैलेंडर, जो कि जनवरी फरवरी वाला है। लेकिन ये जो विक्रमी संवत है, ये चंद्रमा जैसे के ऊपर बेस्ड है। तो चंद्रमा आपको पता ही है, ये धरती के चक्कर लगाता है, ये छोटा सा चंद्रमा है, ये धरती के चक्कर लगाता है, आपको ये पता ही है। ये जो चक्कर लगाता है, जैसे ये इसके चक्कर लगा रहा है, इसको 365 दिन लगते हैं। ये काम जो इस चंद्रमा का है ना, ये पूरा हो जाता है 355 दिन में। देखो भाई, थोड़ी सी टिपिकल बात है, आपको समझनी पड़ेगी।
हालांकि नहीं समझोगे तो भी मैं रटा दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन आपके कंसेप्ट बिल्ड हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात फिर से सुनना। ये धरती जो है 365 दिन और 1/4 हिस्से में क्या करती है, कवर करती है इस सन के अराउंड चक्कर को। ये चीज़ हम ओरिजिन ऑफ राजस्थान में भी देख चुके हैं। फिर दूसरी बात, जो चांद जो है ये चक्कर किसके लगाता है, ये धरती के लगा रहा है बेचारा चक्कर, ऐसे दनादन 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 दनादन। इसको जो भी टाइम पीरियड लगता है, वो टाइम पीरियड देखो, मेरी बात सुनना, जब धरती को 365 दिन लगे ना ये चीज क्रॉस करने में, और ये जो टाइम पीरियड है ये सन के अराउंड चक्कर है, इसकी मैथ निकल के आती है 355 दिन ही। इसके अराउंड चक्कर है, धरती के चारों तरफ चक्कर नहीं, ये सूर्य का चक्कर जो है ना इसका 355 दिन में ही पूरा हो जाता है। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन समझो डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे 355 दिन और यहाँ पे 365 दिन। अभी अगर ये दोबारा गया तो फिर मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, और उसके बाद में जब आएगा तब वापस स्टार्ट कर दूंगा। इससे ज़बरदस्ती की 1 मिनट या 1.5 मिनट जितनी भी देर ये गायब रहता है, 1 मिनट तो नहीं रहता है ये, लगभग 30-40 सेकंड रहता है, तो वो कवर हो जाए भाई, मतलब बिना मतलब कि फालतू की वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी मुझे। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस आता ना 365 और 355 का, उस चक्कर में सूरज और चंद्रमा के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 दिन का हो जाता है। और इसकी वजह से लगभग जो कैलेंडर है उसमें भी डिफरेंस 10-15 दिन का आ जाता है ना। और उस 10-15 दिन के डिफरेंस की वजह से गड़बड़ होती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, एक बार के लिए जाने दो। अच्छा दूसरी बात और सुनो, महीना कितने दिन का होता है, कितने दिन का महीना होता है, इसके अकॉर्डिंग फिर, इसके अकॉर्डिंग जो महीना निकल के आएगा ना वो तो निकल के आएगा 29.5 दिन का, 29.5 दिन का, 30 दिन का भी नहीं, 28 दिन का भी नहीं। जियो वाले रिचार्ज करवाते हैं ना, वो बोलते हैं कि 28 दिन के लिए रिचार्ज मिलता है। उनको बोलना है कि भाई 29.5 दिन का रिचार्ज तो दो कम से कम हमें, हम बावड़ा बना रहे हो आप, और वो भी विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग आपको रिचार्ज देते हैं, खतरनाक लोग हैं। तो खैर छोड़ो, बात क्या थी मेरी, 29.5 दिन लगभग इसको लगते हैं, लेकिन क्या करते हैं हमारे जो पंडित वगैरह जो है, जो भी पुरोहित है वो इसको फॉलो जो करते हैं, हमारी मम्मियाँ जो है, इस आधे दिन के फेर को, जैसे 29.5 कितना हो जाएगा, 29 कितने होते हैं भाई, 58 होते हैं, और 58 के अंदर एक और ऐड कर दो, 59 होते हैं। तो वो जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है ना, उसको अलग के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा 2 छठ है आज, दो दो सप्तमी है, या फिर 2/11 से आज, ऐसे करके बोलते हैं ना, क्योंकि ये इसी के आधे के फेर के चक्कर में होता है। देखिए हमें इसकी मैथ में नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपके कंसेप्ट बढ़िया हो इसलिए मैं इन चीज़ों में माथापड़ी कर रहा हूँ आपके लिए। तो वो जो होता है ना, कई बार बोलते हैं कि आज 2 छठ है, आज 2 तीज है, ऐसे करके जो बोलते हैं आज 2 दूज है, वो इसी आधे दिन की वजह से ये फर्क पड़ता है। अब चंद्रमा का चक्कर लगाने का तरीका ये तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें, तो आप सबसे पहले तो ये लिखो कि यह कैलेंडर, मैं आपको अभी वापिस आऊंगा इसके ऊपर, यह कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, विक्रमी संवत वाला कैलेंडर की बात चल रही है, यह कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, तथा इसमें 12 महीने होते हैं, तथा इसमें भी ऐसे लिखो, इसमें भी 12 महीने होते हैं। वो 12 महीने कौन से वो लिखेंगे, पहले इंग्लिश वाले लिखो, दिस कैलेंडर इज लूनार बेस्ड कैलेंडर, लूनार, लूनार बेस्ड कैलेंडर। ईसाई वाला कैलेंडर जो है वो सोलर बेस्ड कैलेंडर है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। दिस कैलेंडर इज लूनार बेस्ड कैलेंडर, कैलेंडर विच इज ऑल्सो ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का है ना। तो 12 महीने कौन से हैं आप लिखना भाई, पहले से लिखना एक करके, है ना। सबसे पहले लिखो चैत्र, इंग्लिश वाले हिंदी में भी लिख लो भाई, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। सेकंड वाला क्या है, वैसा, थर्ड वाला क्या है, ज्येष्ठ, जिसको जेठ जेठ करके बोलते हैं ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ। फिर चौथे नंबर का आ जाएगा आषाढ़, पांचवें नंबर का आ जाएगा श्रावण, फिर छठे नंबर पे आ जाएगा भाद्रपद। लिखते चलो भाई, लिखते लिखते चलो, भाद्रपद। फिर सातवें नंबर पे आ जाएगा आश्विन,
8वें नंबर पे आ जाता है कार्तिक। 9वें नंबर पे हमारे पास में आ जाता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष। 10वें नंबर पे आ जाएगा पोष। 11वें नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा माघ। और नीचे लिख लेना आप भी भाई, 12वें नंबर पे अपने पास में आ जाएगा फाल्गुन। फाल्गुन। बीच में कैमरा ऑफ नहीं हुआ क्या? और हुआ भी हो तो ऐसे भी आपको लिखना था सिर्फ देख देख के। फाल्गुन है ना। ये टोटल 12 महीने हैं जिससे बना हुआ क्या है, विक्रमी कैलेंडर। इसको याद कैसे करना है, बार बार रिवाइज करके याद करना है। एक दो ट्रिक्स भी बता देता हूँ जिसका कोई फायदा है नहीं वैसे इतना है सच। देखो ऐसे करके बना लेना, सीवी जास ऐसे करके, फिर बक। एमपी का क्या है, एमएफ है, या एमपीएमएफ ऐसे करके आप याद कर सकते हो। लेकिन मत करना ऐसे फालतू चीजें, आप ऐसे याद करना है। इसको मैं बताता हूँ वैसे। बहुत से लोग, लड़कियों के लिए ये सब्जेक्ट सबसे इजी है। ये जो आर्ट एंड कल्चर है ना, लड़कियों को इजीली याद हो जाता है क्योंकि कल्चरल उनकी कला कला में काफ़ी निपुण होती है और ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट उनका ज़्यादा ही होता है, लेकिन लड़कों को नहीं होता है। तो याद कैसे रखेंगे, चैत वैशाख ज्येष्ठ, ये 3 याद कर लो, या दो दो करके जोड़े बना लो। 3 3 के जोड़े ज़्यादा सही रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग, या फिर 4 के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये याद करो। फिर बाद में श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक ये याद करो। फिर बचा मार्गशीर्ष पोष माघ फाल्गुन। देखिए वैसे अपने जो अपनी साइड में जो लोग है ना, देसी लैंग्वेज में उनको पो माह फागण ऐसे करके बोलते हैं, पोष माघ फाल्गुन को। अरे जैसे आसोज कातिर मंगसर ऐसे करके बोलते हैं इसको। चैत वैशाख को पता नहीं क्या बोलते हैं, और इसको जेठ बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं ऐसे। मतलब लोकल लैंग्वेज में भी आपने सुने होंगे इनके अलग अलग नाम। सावन भादो, और ये क्या बोलते हैं इसको, आश्विन को आसोज बोलते हैं। आसोज काती मंगसर पो माह फागण, है ना। तो ऐसे करके आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। फालतू सी ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ना। चैत वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ ऐसे करके याद कर लिया। फिर आषाढ़ श्रावण भाद्रपद ये 2 याद कर लिए, फिर वापस बोल दिए चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, मैंने भी ऐसे याद किया था भाई। फिर बचे हुए आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष। वैसे देखो आश्विन और कार्तिक में से पहले कौन सा आता है ये याद करने का तरीका बताता हूँ। दिनेश कार्तिक क्रिकेटर है और अश्विन भी क्रिकेटर है। अश्विन कार्तिक के बाद में आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे महीने हैं तो पहले आ गया, है ना। तो ऐसे करके याद रख लेना भले ही इसको। तो पोष माघ फाल्गुन तो याद रह जाते हैं ज़्यादातर। पो माह फागण बहुत करते हैं लोग, लेकिन इनमें कोई ज़्यादा त्यौहार आते नहीं है। वो सब हम आगे देखेंगे, पहले आप इनको लिख लो सारे के सारे। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण, भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ और फाल्गुन, ये सारे के सारे त्योहार है। अब जैसे कौन सा त्योहार आएगा, राखी आएगी। राखी जो है लगभग आती है 15 1 अगस्त के, कभी तो पहले कभी तो बाद में। अब मैं दूसरी चीज़ पे आ गया हूँ तो सुनना मेरी बात। राखी जो आती है या तो अगस्त के महीने में आती है, लगभग 15 अगस्त से पहले भी आती है, कभी कभी बाद में भी आती है। जैसे दिवाली का भी सुना होगा, ज़्यादातर आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिलती है दिवाली। अक्टूबर में भी कब, 15 अक्टूबर के बाद में, जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनके बर्थडे के बाद में, है ना। और कभी कभी नवंबर में भी आती है, कभी कभी आती है नवंबर में। और जैसे होली का भी आपने सुना है, होली जो है लगभग आती है 20 से 30 मार्च के बीच में, लगभग इस टाइम पे आती है होली। लेकिन कभी कभी होली 1 मार्च को भी आ जाती है, 2 3 मार्च को भी आ जाती है, या फिर इवन फरवरी में भी आ जाती है, कई कई बार 28 फरवरी 27 फरवरी ऐसे करके। तो ये कभी कभी जो आ रही है ना, वो क्या लफड़ा है वो समझते हैं। देखिए अब हुआ क्या, मैंने बोला कि ये तो 29.5 दिन का ही महीना है, और अंग्रेजों के अकॉर्डिंग क्या है, जनवरी 31 का है, फरवरी 28 का है, मार्च फिर 30 का है, ऐसे करके ये अलग अलग है ना। तो वो चीज़ तो मैच होएगी नहीं, उधर तो 365 दिन और अपने में 355 दिन। तो 355 दिन वाला ये जो एक दिन का जो एक दिन का नहीं सॉरी, ये जो डिफरेंस जो आता है ना, इसको कंप्लीट करने के लिए हर 3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना आता है। सुनना मेरी बात, एक्स्ट्रा महीना क्यों आता है। अगर एक्स्ट्रा महीना नहीं आता, जैसे मुसलमानों के अंदर क्या हिजरी जो कैलेंडर है उसके अंदर तो ना 11 साढ़े 11 महीने का वो आगे देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए जैसे अभी मुहर्रम आके गया है,
तो ये मुहर्रम अगली बार जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, फिर उसके अगली बार जैसे मान लो जून में आया था तो जून से भी पहले पहले आ जाएगा। ऐसे करते करते पूरे साल भर में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये उल्टा चलता है। जैसे दिसंबर में कोई त्यौहार आया मुसलमानों के, वो अगली बार दिसंबर से थोड़ा पहले आएगा, फिर उससे पहले पहले करते 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 जनवरी, फिर वापस दिसंबर, ऐसे घूमता है। वो वाली चीज़ अपने वाले में ना हो, इसलिए थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है कि कभी दिवाली आ गई 20 अक्टूबर को, कभी दिवाली आ गई 2 नवंबर को, तो 20 अक्टूबर को ही आएगी लगभग ज़्यादातर दिवाली, 20, 18, 19 ऐसे इस हिसाब से। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि दिवाली थोड़ी सी आगे पोस्टपोन हो जाती है ना। तो त्यौहार जो है उनको एडजस्ट किया जाता है ताकि वो त्यौहार उसी टाइम पे आए। लूनार बेस्ड कैलेंडर को सोलार बेस्ड कैलेंडर के लगभग बराबर रखने के लिए हर तीसरे साल एक अधिक मास आता है। वो जो दिन एक्स्ट्रा वाले हैं ना, वो काउंट करके हमने एक एक महीना ही बना लिया पूरा का पूरा। जैसे कभी चैत्र 2 आएंगे, पूरे के पूरे चैत्र 2 महीने आएंगे, वैशाख 2 आएंगे, ज्येष्ठ 2 आएंगे, कभी आषाढ़ 2 आएंगे, कभी श्रावण, कभी भादवा, ये सब दो दो ऐसे करके आके है ना, होता क्या है पूरा का पूरा एडजस्ट होता है और सोलर बेस्ड कैलेंडर किसके बराबर आ जाता है, लूनार बेस्ड कैलेंडर के बराबर आ जाता है। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए इसके बारे में। विक्रमी विक्रमी कैलेंडर को सोलर कैलेंडर या फिर सूर्य कैलेंडर के बराबर करने के लिए या अंग्रेजी कैलेंडर के बराबर करने के लिए हर तीसरे साल हर तीसरे साल एक अधिक मास लाया जाता है। ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि अंग्रेजों के बराबरी कर ले, जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग ही हम चले, वो नहीं है। बात यह है कि हमें हमारे त्यौहार जो है उनको उसी टाइम पे मनाना है जिनके आसपास हम लगभग मनाते आए हैं। हिंदू त्यौहार जो है उस चक्कर में एक महीना एक्स्ट्रा लाया जाता है और उसके पीछे की एक स्टोरी भी है, वो भी बता दूंगा। पहले तो आप लिखो, इसे बनाने के लिए अधिक मास लाया जाता है। उस अधिक मास के एक दो नाम और है, वो भी लिख लो ब्रैकेट के अंदर। एक तो कहते हैं मल मास, बोलते हैं ना मल लग रखे हैं, वो वाली बात, मल मास, पुरुषोत्तम मास। जैसे भाई चैत्र का महीना 2 बार आया, चैत्र शुक्ल द्वितीय तृतीय मान लेते हैं, ये 2 बार आएगी, फिर ये 2 बार आएगी तो 2 बार न्यू ईयर मनाएंगे क्या? नहीं, वो एक जो होता है वो मल मास कहलाता है, फिर उसमें कुछ नहीं होता। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखो भाई, टू इक्वल टू मेक विक्रमी कैलेंडर इक्वल टू मेक विक्रमी कैलेंडर इक्वल टू सोलार बेस्ड कैलेंडर, या फिर टू मेक लूनार बेस्ड कैलेंडर इक्वल टू सोलार बेस्ड कैलेंडर, कुछ भी लिख लो, करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू दैट every third year an extra month is included which is called as अधिक मास। इंग्लिश में अधिक मास ही लिखना, अधिक मास। अब इस अधिक मास को और क्या कहते हैं वो भी लिख लो, मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास। लिख लिया? एक सेकेंड। हाँ, आपने हिरण्यकश्यप का नाम सुना है क्या? हिरण्यकश्यप जो है वो ब्रह्मा जी की पूजा करता है। एक जल्दी सी स्टोरी सुना देता हूँ, आपको भी मजा आ जाएंगे। हिरण्यकश्यप जो है वो लगभग आपको पता ही है वैसे तो ये बात, ये जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो इनके क्या होता है कि ये वरदान मांगने की इच्छा होती है। ये वरदान क्या मांगता है, ये बोलता है कि मेरे को प्रभु ऐसा, ब्रह्मा जी राजी हो जाते हैं, भाई वाह मेरे को भी पूछने वाले हैं लोग। तो ब्रह्मा जी को राजी होने के बाद में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसको वरदान दे देते हैं। क्या वरदान दे देते हैं? हिरण्यकश्यप बोलता है कि मेरे को अमर होने का वरदान दो। तो वो बोलते हैं नहीं भाई साहब, अमर होने का वरदान एग्जैक्ट तो नहीं दे सकता तेरे को, ये वाले चक्कर में मैं तो नहीं पढ़ूंगा। महादेव बहुत से बार ऐसे चक्कर में फंसा देते हैं और फिर बाद में विष्णु जी को पता नहीं क्या क्या ताई तेतड़े लगा के उनको ताई तेतड़े समझते हो क्या क्या होता है? तो वो जो भी होता है तरकीब लगा के एक तरीके से, तो ताई तेतड़े कर करके फिर बाद में वो काम करना पड़ता है। इससे अच्छा तो कुछ और मांग ले। तो वो बोलता है चलो ठीक है। फिर वो अपनी शानप लगाता है। हिरण्यकश्यप बोलता है कि मेरे को ना 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब कैसे भी नहीं मारा जा सकता मेरे को 12 महीनों में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मेरे को मारा जाए, है ना। पुराने टाइम में क्या है भाई, अस्त्र शस्त्र ही है, ये सब चीज़ों से भी नहीं मारा जाऊँ मैं, ना सुबह मारा जाऊँ, ना मैं दिन में दोपहर में मारा जाऊँ, ना रात में मारा जाऊँ, ऐसे करके वो पूरी शान लगाता है। और ब्रह्मा जी बोलते रहे ठीक है यार, ले तथास्तु। और तथास्तु तो बोल देते हैं, और बोलने के बाद में भाई साहब की मृत्यु नहीं हो, वो बूढ़े नहीं हो, और ऐसे वैसे वो भाई साहब फिर बाद में साम्राज्य के अंदर पूरे में
ये भगवान भगवान की मूर्तियां उठाओ और ये करो और वो करो, और सब अब आज से आपका भगवान कौन है, हिरण्यकश्यप है, वो मरेगा नहीं, अमर है, ऐसे और वैसे करके एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉलर वॉलर ऊंची करके रहता है भाई साहब वो आदमी। लेकिन वही बात है कि उसके घर पे पैदा हो जाता है एक ही बहुत शानदार भक्त जिसका नाम है प्रहलाद भक्त। अब ये प्रहलाद भक्त किसका भक्त है? हिरण्यकश्यप का नहीं है, ये विष्णु। ये सारे दिन विष्णु विष्णु करे। अब भाई बापू है, बापू वेट कर रहा है जैसे कि बेटा बड़ा होगा सबसे पहले पापा बोलेगा, पापा तो बोलता नहीं है, वो बोलता है मुझसे विष्णु। उसका दिमाग खराब। वैसा पूरी पूरी की पूरी प्रजा को मैंने कन्विंस कर लिया हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, और ये विष्णु विष्णु कर रहा है। देखता है भाई छोरा बड़ा हो जाएगा तो समझ में आ जाएगी, अकल आ जाएगी। नहीं भाई वो तो अकल तो आती नहीं उसमें, वो विष्णु विष्णु करता है, सारे दिन विष्णु विष्णु करता है। तो हिरण्यकश्यप की सनक जाती है भाई साहब। वो उसको बुलाता है कि भाई तू मान रहा है कि नहीं मान रहा? अरे बाप है यार, बाप को पूछ कहाँ विष्णु विष्णु कर रहा है, वो देख विष्णु से, विष्णु में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? वो बोलता भाई विष्णु विष्णु है ऐसे करके, तो मानता नहीं है भाई। भाई बाप का जता गुस्सा, बाप फिर वही है कि भाई ऐसी और औलाद जन्म लूंगा जो हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप करेगी। उसको मारने की ट्राई करता है बढ़िया से। कभी उसको है ना पहाड़ों से फेंक देता है, कभी उसको तलवार से काटने की ट्राई करता है, कभी उसको होलिका दहन करते हैं जो अपनी बहन होलिका के साथ में बिठा देता है। ट्राई खूब करता है भाई साहब, लेकिन मरता नहीं है वो बंदा। क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसके ऊपर हाथ किसका है? विष्णु जी का हाथ है, विष्णु का भक्त है। वो मरता नहीं है। कह रही है स्टोरियों में ज़्यादा नहीं जाना, तो होता क्या है, ब्रह्मा जी के पास में विष्णु जी जाते हैं, ये क्या कर दिया, किस आवड़े बावड़े को आपने वरदान दे दिया, ये भाई साहब खाली उत्पात मचा रखे और ये मेरे भक्त को सारे दिन परेशान करते रहता है ना। कभी इसका मतलब डीप फ्राई करता है, कभी इसको एयर फ्राई करता है, कभी इसको आग में जलाता है, कभी क्या करता है। ये ऐसे नहीं चलेगा यार, ये मेरा भक्त क्या है फिर, इसको पीड़ा तो हो ही रही है, भले ही मर नहीं रहा। पहाड़ों से गिर के देखो एक बार पता चले। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई साहब पता नहीं कैसे क्या क्या इलाज किया जाए इसका, आप ही करो कोई इलाज। विष्णु जी, विष्णु जी इसका क्या इलाज करते हैं? विष्णु जी बोलते हैं कि भाई साहब तूने क्या क्या बोला था इसको बता। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई मैंने तो इसको ना वरदान दे दिया, अब तो शानदार शानदार बोले, मैंने बोले 12 महीनों में से किसी महीने में तेरी मौत नहीं हो सकती। विष्णु जी बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, 12 क्या 13वां महीना लेके आ जाएंगे, यही अधिक मास वाली बात। 13वां महीना ले आए। फिर क्या बोला था तूने? अस्त्र शस्त्र से नहीं काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अस्त्र का मतलब होता है जो ऐसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, उड़ा के फेंक के मारने वाले जो वो होते हैं, उसको बोलते हैं अस्त्र। और शस्त्र क्या है, जो हाथ में पकड़ के लड़ाई करो। तो ये बोलते हैं कि भाई नाखून से फाड़ दूंगा मैं। नाखून ना तो मेरे हाथ में मैंने पकड़ रखे हैं, ना नाखूनों को फेंक के मार सकता है। ऐसे हुआ क्या कभी? ऐसे कोई ऐसे खतरनाक नेल पॉलिश लगाई हुई कोई औरत ऐसे आपकी तरफ नाखून फेंक के मार देती है? ऐसा होता तो बढ़िया रहता है वैसे। तो लड़कियों को घूरने वाले, लड़कियों को ह्यूमिलिएट करने वाले है ना, परेशान हरास करने वाले ऐसे लोगों को बढ़िया निशाने लगा लगा के इलाज करती लड़कियां फिर। तो खैर, तो नाखून ऐसी चीज हो गई, वो वाली चीज भी। फिर तूने क्या बोला था? तो बोला कि ना, मैंने तो ऐसे बोला था कि भाई ना दिन में मरेगा, ना तू रात में मरेगा, ना दोपहर में। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे टाइम पे मारेंगे जब ना तो दिन है ना रात है। हम इसको मारेंगे गोधुली बेला के अंदर। गोधुली बेला क्या है? वो सायकाल का समय जब ना तो दिन है ना रात है, शाम ढल रही होती है और रात आ रही होती है, वो वाली चीज है। तो दोनों ही चीजें नहीं है तो उस टाइम पे मार देंगे, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में तूने क्या बोला था? ना बोला ना तो घर के अंदर ना घर के बाहर मार सकते हैं, कहीं भी इसको मारा नहीं जा सकता। तो बोले कोई बात नहीं, ना मैं घर के अंदर मारूंगा ना बाहर, मैं इसको दहलीज पे बैठ के मारूंगा। दहलीज पे तेरे है ना वो वाली बात, गाना जो है ना उस हिसाब से। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का अंत होता है, क्योंकि पाप उस टाइम पे बढ़ गया था जब जब विष्णु भगवान आए ना इस धरती पे अवतार लेके, कोई चाहे मीन अवतार हो, राम का अवतार हो, कृष्ण का अवतार हो, भले ही ये नरसिंह का अवतार हो, है ना। ऐसे ही बोला था कि ना, ना तो मेरे को नारी मार सकती है, ना मेरे को पुरुष मार सकता है, ना मेरे को वो बीच वाले भी उन्होंने बोला था कि भाई जो नर नहीं है नारी नहीं है वो भी नहीं मार सकते। तो बोला कोई नहीं, ना जानवर मार सकते हैं तो मैं क्या बन के आऊंगा? नर सिंह बन के आऊंगा, पुरुष आधा और आधा मैं मतलब शेर बन के आऊंगा, एनिमल बन के आऊंगा। तो हर सारी फुलफिल रिक्वायरमेंट हो गई और अब तो डेथ होनी पॉसिबल है भाई साहब। एक प्रॉपर कैंडिडेट मिल गया आपकी सीट के लिए जो वहाँ पे फिट बैठता है। तो उस हिसाब से मतलब मैं क्या कह रहा था, विष्णु भगवान तब तब अवतार लेते हैं जब जब धरती पे पाप बढ़ते हैं। तो ये जो मड़ मास या अधिक मास आता है ना, इसको इसी के ही उसमें माना जाता है कि अधिक मास में हमेशा दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि पाप वाप बड़े बड़े रहते हैं तो अपने पाप भी धुलो साथ साथ में। तो इस पर्पज से भी आपको पुरोहित लोग जो है आपको ज्ञान देंगे कि भाई इस महीने में वो करना चाहिए। तो ये तो इसके पीछे की स्टोरी है, और बाकी मैंने आपको जो साइंटिफिक जो रीज़न है कि भाई कैसे लूनार बेस्ड कैलेंडर को सोलार बेस्ड के बराबर लाने के लिए ऐसा काम किया, तो दोनों की दोनों बातें आप जानते हो भाई, है ना। और मैंने आपको समझा दिया है, और अब आगे हम बढ़ते हैं
एक सेकंड रुकना भाई, फूट तो नहीं गया आपका। तो आपको समझ में आया, 13वां जो महीना होगा वो हर 3 साल से आएगा। ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दी थी क्या? हाँ, मल मास वाली बात मैंने आपको लिखवा दी थी। तो ये जो मल मास आता है ये तीसरे साल आता है, हर तीसरे साल उस महीने में। फिर बाद में ये बराबर हो जाता है सोलर लूनर। और आगे की बातें हम अब कर लेते हैं। अब देखो, कोई भी जो महीना है ना, मैंने बोला 29.5 दिन का होता है लगभग लगभग। जैसे मान लेते हैं चैत्र की बात कर लो, चैत्र है 29.5 दिन का। 29 29.5 क्या कर रहे हो, 30 कर लो, एक तरीके से 15 15 कर लो। अभी तो बोलते हैं ना, दो छठ भेड़ी हो गई, ये हो गई हो गई। एक जगह से आपने आधा दिन लिया है, तो फिर अगले में भी यही दिक्कत आएगी कि वो उसका अगला आधा दिन ले लेगा, उसका अगला आधा दिन ले लेगा। इस प्रकार से ना वो इकट्ठी हो जाती है वो चीज़ें। एक आज, एक एक 2 बार है, आज दूज 2 बार है, आज छठ 2 बार है, ऐसे आज ये इस हिसाब से चलती रहती है चीज़ें, है ना। मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो 15 15 दिन का सिस्टम क्या है ये समझाता हूँ। आपने कभी देखा होगा, रात के टाइम पे ऊपर गए हो कभी, तो आपको चांद इतना बड़ा दिखता है पूरा का पूरा। कभी आपको थोड़ा सा कम दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी ऐसा दिन भी आता है कि जिस दिन चांद दिखता ही नहीं है। आप छत पे जाते हो, आपको अंधेरा ही दिखता है, बिल्कुल भी चांद नहीं दिखता। तो ये सब चीज़ें क्या है भाई, जब जब ये धरती है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है ना, ये ऐसे चक्कर वक्कर लगाते हैं ना, तब तब जब जब सूर्य की छाया इसके ऊपर पड़ती है ना, चांद के पीछे, तो ये चांद जो होता है छुप जाता है ना, और चांद दिखता नहीं है। मतलब सूर्य की किरणों की वजह से ये ब्लॉक हो जाता है, और ये धरती पे रहने वाले लोगों को दिखता नहीं है चांद। और चांद जब नहीं दिखता है तब हमको लगता है अमावस आ गई, चांद दूसरी साइड घूम रहा है भाई, है ना। चांद के ऊपर छाया पड़ रही है, दूसरी साइड नहीं घूम रहा, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो होता क्या है, इसी दिन तो चांद है ही नहीं, अब्सेंट है। अब्सेंट से थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, ऐसे करते 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 वो जो भी है ना, आपको ये भी बताइए, ये ऐसी ऐसी शेप्स के अंदर होता है, बड़ा ऐसे धीरे धीरे ऐसे। आप मेरे से डिजाइने मत बनवाना भाई, समझ लो, बस बात खत्म करते हैं। तो ऐसे करके चांद पूरा होता है। ये दिन जो स्टार्ट होता है ना, जिस दिन कुछ ही नहीं है, ये होता है अमावस वाला दिन। और जो अमावस्या का जो चांद होता है वो होता ही नहीं है, दिखता नहीं है। और पूर्णिमा का जो चांद होता है सबसे बड़ा होता है, इसको तो बोलते हैं न्यू मून। अमावस्या को इंग्लिश में इसको बोलते हैं फुल मून। अब आपको फुल मून तो समझ में आ रहा होगा, मेरे पीछे जो आ रहा है फुल मून है। हटूं क्या? ये देखो फुल मून है मेरे पीछे। तो फुल मून तो है वो जिसमें चांद पूरा है, फुल है, लेकिन इसको न्यू मून क्यों कहते हैं, अमावस्या को क्यों? क्योंकि इसके बाद में चांद धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। एक तरीके से बोलेंगे कि नया मून आ रहा है एक तरीके से। और ये जो होते हैं चांद, इसकी क्या बोलते हैं इसको, चांद की अलग अलग कलाएं होती है। कला बोलते हैं किसी चीज़ के बढ़ते हुए क्रम को। तो अलग अलग कला है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, मैं आपको हिंदी नहीं सिखा रहा, व्याकरण नहीं सिखा रहे यहाँ पे। तो वो दिन जिस दिन चांद नहीं दिखा, अब्सेंट है, उसके फर्स्ट डे से लेके कितने टाइम बाद में ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन आने में कितने दिन लगेंगे? इस सिचुएशन में आने के लिए लगते हैं 15 दिन। यानी कि ये नीचे वाले जो 15 दिन है, 1 से लेके 15, इस 15 दिन में से ये 15वां दिन तो क्या है, पूर्णिमा का है। अगर ये वाला दिन एक है, तो ये वाला 15, समझना बात को यहाँ पे, ये वाला 15 अगर पूर्णिमा है, जो पूर्णिमा मैंने लिखा है ये वाला देखो, अगर ये पूर्णिमा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अमावस वाला दिन, या फिर न्यू मून। एनएम एक बार के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, समझने की बात है। तो ये ऐसे करके 15 दिन तो होते हैं पूर्णिमा के, और 15 दिन होते हैं इसके अमावस्या वाले। कि अब ये चांद जो है ना इस डायरेक्शन में वापस मूव करेगा, ऐसे धीरे 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 करता करता वापस इसी सिचुएशन में आ जाएगा ही। तो अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, ऐसे चलते रहते हैं। 1 से 15 दिन अमावस्या आने में लगते हैं, फिर 1 से 15 दिन पूर्णिमा में लगते हैं, फिर 1 से 15 दिन वापस अमावस्या आने में लगते हैं। ऐसे करते करते महीने चले जाते हैं। और अधिक मास लाना पड़ता है, क्योंकि आप 29.5 महीने का ही दिन था, लेकिन आप आधा दिन एक्स्ट्रा ले रहे हो, उस वजह से आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। खैर, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं फिर से ये चक्र है, इसका वो वाला टाइम पीरियड जिसके बाद में क्या आएगा, इस दिन क्या आएगी, अमावस्या।
इस पूरे टाइम पीरियड को क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। क्यों कहेंगे कृष्ण पक्ष? पक्ष किसको कहते हैं? एक साइड को, एक पार्ट को है ना, इस चीज को बोल दिया पक्ष। कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण काले हैं। अगर वो काले काला बोलूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे कि सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो जाएंगे किसी के? कृष्ण अगर काला है, मतलब कृष्ण का रंग सांवला ना एकदम, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, वो वाले भजन से समझ सकते हैं आप बात। काले से कंपेयर करें, क्योंकि आसमान भी काला उस टाइम पे एकदम अंधेरा है, तो उस पक्ष को ही बोल दिया कृष्ण पक्ष। या फिर अंधेरा पखवाड़ा, चानना पखवाड़ा और अंधेरा पखवाड़ा ऐसे बोलते हैं ना, अंधेरा पखवाड़ा। मत लिखना अंधेरा पखवाड़ा वाली बात। या फिर दूसरी साइड, ये 1 से 15 दिन, वो वाले दिन जब क्या आएगा, इस 15वें दिन पूर्णिमा, उस दिन क्या हो जाएगा, ये वाला पक्ष क्या कहलाएगा? शुक्ल पक्ष या चानना पखवाड़ा। और इसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर? ब्राइट फोर्टनाइट। और इसको बोल देते हैं डार्क फोर्टनाइट। अब आपने जो लिखा है ना, तो आप लिखना यहाँ पे स्टार्ट करना, या तो चैत्र की जगह लिख दो प्रत्येक माह, यहाँ पे लिख दो प्रत्येक माह। प्रत्येक माह क्या सिचुएशन बनती है? ये सिचुएशन बनती है भाई, आप लिखो 1 से 15, 1 से 15, फिर ऊपर अमावस्या लिखना। इंग्लिश वाले अमावस्या भी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? न्यू मून लिखेंगे, न्यू मून। भाई न्यू मून नहीं लिख सकते क्या? ये वाला लिख रखा वैसे, न्यू मून लिखेंगे। और इसको बॉक्स में बंद करके इन 15 दिनों को क्या लिखेंगे? कृष्ण पक्ष लिखेंगे। और जो लिखा ना एकदम वैसे का वैसा लिख लो भाई। इंग्लिश वाले लिख लो इंग्लिश वाले वर्ड, और हिंदी वाले वर्ड भी लिखना भाई, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये सब। और हिंदी वाले सिर्फ हिंदी वाले लिख लो। ये ब्राइट फोर्टनाइट, डार्क फोर्टनाइट जरूरत नहीं है आपको करने की। नीचे वाला भी ऐसे करके उतार लो। पॉज करो वीडियो को 1 सेकंड के लिए और उतारो। किया होगा और उतार लिया होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो विक्रमी संवत है ना, इसके 2-3 एक नाम और है, वो भी लिख लो आप, वरना भूल जाएंगे फिर बाद में। इसके 1-2 नाम है, जहाँ भी जगह मिले ना वहाँ पे लिख लो। एक तो इसका नाम है कृत संवत, बहुत सी जगहों पे इसके कृत संवत नाम से भी यही है, कृत संवत विक्रमी संवत एक ही बात है। या फिर इसको मालव संवत भी कहते हैं। मालव जो जनपद है, या मालव जो साम्राज्य है, उन्होंने ये अपनाया था, तो इसलिए इसको मालव संवत भी कहते हैं। या फिर इसके साथ में इसको बोलते हैं नव संवत। वही वाली बात, वो युद्ध हुआ था तो नया दिन शुरुआत हो गया है, इस हिसाब से करके एक नए होने के उपलक्ष्य में ही ये साल बनाया गया था, कैलेंडर बनाया गया था। अपन भी बना लेंगे एक कैलेंडर, डोरेमोन, सुजुकार, ये सब करके, छोटा भीम। हो, तो लिख लो भाई। अब कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कैलेंडर बनाया तो उसमें एक दिन तो नया होगा, मतलब फर्स्ट डे होगा, कोई ना कोई दिन अंतिम दिन होगा। तो चैत्र पहला महीना है, तो चैत्र के अंदर ही सबसे डेफिनेट सी बात है कि जो नया वर्ष आएगा वो उसी दिन आएगा। तो क्या वो दिन, अब लिख लिया होगा आपने, मैं इसको खराब करता हूँ, क्या वो जो चैत्र के अंदर नया साल आता है वो इस दिन से आएगा क्या? ना, वो इस दिन से नहीं आता है, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष है, यानी कि ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे अंधेरा पखवाड़ा है, इसके बाद में शुरुआत होगी बढ़िया की। तो एक तो ये रीज़न भी है, और इसके पीछे दूसरे रीज़न सितारों वाले भी है, चंद्रमा वाले भी हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है यहाँ से पहली बार स्टार्ट होता है उगना, तो उसी से ही नया साल मनाएंगे ना यार, सीधी सी बात है। आप क्या लिखेंगे? 2-3 एक चीज़ें लिख लो। नव वर्ष लिख लो। नव वर्ष कब आता है? तो वो आता है, देखो समझना मेरी बात, चैत्र के महीने में आता है, ये चीज़ तो आपको पता ही है, क्योंकि ये जो विक्रमी संवत है चैत्र से लेके फाल्गुन तक चलती है ना, पहले से 12वां चैत्र का महीना। अब मुझे बताओ 1 तारीख को मैं क्या लिखूं? एकम लिख सकता हूँ, चैत्र एकम लिख दिया। अब मैं शुक्ल लिखूं या कृष्ण लिखूं? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है, वो ऊपर वाले 15 दिनों में कुछ कांड होगा तो वो कृष्ण पक्ष क्या होगा, और नीचे वाले में कुछ कांड होगा तो वो शुक्ल पक्ष का होगा। तो सीधी सी बात है, चैत्र शुक्ल एकम को आपका क्या आ जाएगा? नया साल आ जाएगा। ये ऐसा आपको मैंने प्रूव कर दिया, सीधी सी बात है। तो नया साल लिख सकते हो आप, न्यू ईयर, न्यू ईयर लिख लो, हिंदू उसके अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग, विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर, चैत्र शुक्ल एकम, या फिर फर्स्ट डे ऑफ, फर्स्ट ब्राइट डे ऑफ चैत्र। अब ऐसी चीजें लिख लो, भले ही 1 सेकंड हट जाता हूँ, लिख लो भले, लेकिन चैत्र शुक्ल एकम ज्यादा याद होएगा, ये यही लिखना आप, यही हैबिट में रखो। और एक क्वेश्चन हिंदी में कर दोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। चाहे तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने बोला ना अभी स्टार्टिंग में कि मैं ये चीज़ आप पे ही छोड़ता हूँ। फिर कोई ना कोई त्यौहार ऐसा होगा जो पहला त्यौहार होगा, जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार
इस साल सबसे पहली बार मैंने ये अच्छा काम किया, ये बुरा काम किया। तो किसी न किसी चीज़ को आप अच्छा बोलोगे, वो पहली अच्छी चीज़ होगी उस साल की। किसी को बुरा बोलोगे, वो मतलब कोई ना कोई पहली बुरी चीज़ करोगे, वो साल की पहली होगी ना। वैसे ही हर साल का सबसे पहला त्योहार कौन सा है और सबसे आखिरी त्योहार कौन सा है, ये भी चीज़ है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भाई, आरएस जैसे एग्जामों के अंदर तो पूछा जाता है। तो सबसे पहला त्योहार क्या है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फेस्टिवल या फिर पहला त्योहार। जो पहला त्योहार है उसका नाम है छोटी तीज। छोटे से शुरुआत कर लो भाई, तीज से स्टार्ट कर लो। 3 मेरा तो फेवरेट नंबर है, वैसे किसी का है नहीं, मुझे नहीं पता। ज़्यादातर लोग 3 से भागते हैं, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा ऐसे। किसी को शनिवार अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने पुराने जो लोग हैं ना, वो तो शनिवार को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं कि भाई शनिवार को ही कोई चीज़ की स्थापना करनी चाहिए। थावर के लिए बोलते, थावर बोलते हैं शनिवार को। तो शनिवार को ही स्थापना की जाए, ये वो तो चलो छोड़ो जो भी है। मैं क्या कह रहा था, पहला त्यौहार जो है छोटी तीज से मनाया जाता है। छोटी है, छोटे को वो दे दो यार इंपॉर्टेंस। और तीज है, तीज है, ऐसे करके इस हिसाब से याद रख लो इसको। पहला त्यौहार क्या है, छोटी तीज। और वैसे मैं आपको याद करवा भी दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आखिरी त्यौहार कौन सा है किसी भी साल का, आखिरी त्यौहार जो है वो हमारे पास में आ जाती है गणगौर। देखिए, जो गणगौर के अंदर गौर है वो भी पार्वती जी है, और जो तीज है वो भी पार्वती माता ही है। इन दोनों की पूजन स्टार्ट भी इनसे हो रहा है, और क्या बोलते हैं इसको, खत्म भी त्योहार इन्हीं पे ही हो रहे हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छोटे से स्टार्ट होता है, छोटी पार्वती जी से स्टार्ट हो, छोटी तीज से स्टार्ट हो रही है। और गणगौर जब उनकी शादी हो जाती है, गण का मतलब क्या है, शिव जी को ही तो बोल देना, और गौर क्या है, पार्वती जी। तो ये बड़े हो गए हैं अभी, तो ये मतलब लास्ट टाइम यही है, ऐसा समझो। तो वैसे करके आप याद कर सकते हो। तो जो छोटी तीज है वो कब आती है, छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। अब सुनना मेरी बात, मैंने बोला नया साल आता है चैत्र शुक्ल एकम को, यानी कि शुक्ल पक्ष के कितने सारे दिन है, सोचो 15 दिन। फिर उसके बाद में चैत, वैशाख, वैशाख के 30 दिन, ज्येष्ठ उसके भी 30 दिन, आषाढ़ उसके भी 30 दिन। फिर बाद में आता है श्रावण। तो क्या चैत्र से लेके श्रावण के बीच में कोई त्योहार नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। चैत्र के अंदर ही एक त्योहार है जिसका नाम है गणगौर। ये आता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। कल ये क्या करा दिया, क्या क्या करवा दिया, देखो। मैंने बोला नया साल आता है चैत्र शुक्ल एकम को, लेकिन गणगौर कब बन रही है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। फिर भी आप गणगौर को लास्ट मान रहे हो, ऐसा कैसे, कि साल तो नया और उसका पहले ही पहला त्योहार क्या है, सबसे पुराना, ऐसे कैसे भाई साहब। तो मान लिया भाई, हमारी मर्जी। अगर मैं कह दूं कि सोमवार फर्स्ट डे है, तो आप क्या कर लोगे मेरा। और मैं कह दूं संडे फर्स्ट डे है, क्या कर लोगे। मैं कह दूं शनिवार फर्स्ट डे है, क्या कर लोगे। बैंक वाले जो होते हैं, कभी तो 1 अप्रैल को वो मानते हैं कि ये नया साल है, इकोनॉमिकल ईयर है। कभी वो बोलते हैं 1 जून को, बोलते हैं कि 1 जून है। वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। कृषि का जो है उसका 1 जून जुलाई वो वाला सीन है ना, 1 जुलाई से नया साल शुरू होता है और 30 जून को वो खत्म होता है। तो वो मान लिया गया है बस। ये मान्यताओं के अकॉर्डिंग चलती हुई चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग खराब करना मत। लेकिन लिख लो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला त्योहार कौन सा है, और आप खुशी खुशी करके आ जाओगे चित्र शुक्ल तृतीया, गणगौर। जबकि वो नहीं है भाई। पहला पहला त्योहार कौन सा है, छोटी तीज है। एक चीज़ तो ये लिख लो पहले तो आप। और फिर बाद में मैं आपको लिखवा देता हूँ कि एक कहावत भी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसका नाम क्या है, आप लिख लेना भाई, शर्माना मत बिल्कुल भी। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मैंने ना मेरे घर की जो औरतें हैं ना, मतलब मेरी चाची हो गई, भाभियाँ हो गई, इनसे सुनी हुई ये चीज़ पहले, ले डूबी गणगौर। और मेरे को पता नहीं ये क्या बोलते रहते हैं, बावड़ी गणगौर डूबी, के गणगौर किसको लेके डूब गई भाई साहब, बावड़ी में किसको लेके लेके डूब गई, ऐसी चीज़ें। ऐसे कंफ्यूज हुआ करता था। लेकिन इसका मतलब क्या है, सुनना मेरी बात। तीज क्या करती है, त्योहारों को बावड़ी, त्योहार को बावड़ बोलते ना, बावड़ बावड़ का वापिस आएगा मेरे पास में। बोलते छोड़ के मेरे को गया है, छोड़ के मेरे को गई, बावड़ के वापिस आएगा, आएगी वो जो भी है, ऐसे करके। पता है ना आपको बावड़ना क्या होता है किसी चीज़ का, कि भाई इसको छेड़ मत, इस कुत्ते को, ये बावड़ जाएगा, वो बावड़ जाएगा वो कुत्ता। तो वो वाली चीज़ है, ये बावड़ जाना किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ का वापिस लौटना। तो त्योहारों को सबसे पहली बार लौटाता कौन है, वापिस कौन लेके आ रहा है, तीज लेके आ रही है। इसीलिए पहला त्योहार कौन है, तीज। और ले डूबता कौन है त्योहारों को, तो वो ले डूबता है गणगौर, अपने साथ में ले डूबती है गणगौर। तो गणगौर को इमर्स करते हैं क्या, पता है क्या आपको, तो खैर छोड़ दो भी। तो गणगौर लेके डूबती है। तो ऐसी सी हमारी आर्ट एंड कल्चर है। आज वाली क्लास जो है फाउंडेशन क्लास थी इसकी,
आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए इतनी बड़ी क्लास खींची है मैंने। बाकी की आगे की क्लासेस जो होंगी ना उसको हम काफ़ी यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे ना त्योहार अगर मैं आपको पढ़ा दूँ, चैत वैसाख ज्येष्ठ, इनके 3 4 एक के पढ़ा दिए ना, चलो आप कोई तो ऐसा ईमानदार स्टूडेंट भी है जो सारे लगातार पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ पाया ना, छोड़ गया, तो बाद में कल्चर इकट्ठी भेड़ी हो जाएगी ना, तो पढ़ी नहीं जाएगी आपसे। तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए ये चीज़ कैसे पढ़ानी है, वो चीज़ की टेंशन। और बाकी पढ़ना कैसा है वो मैं जैसे जैसे आपको बताऊँ, पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आर्ट एंड कल्चर भी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, इससे काफ़ी छोटी होगी नेक्स्ट क्लास, कल्चर की ऐसे बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं ली जाएगी, वरना आपके अंतर मंतर हिल जाएंगे, पढ़ाई से मन उठ जाएगा, वैराग्य धारण करने की इच्छा करेगी। तो वैराग्य धारण नहीं करना है भाई। और ये कल्चर जो है पढ़ते जाइए, ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, और पूरा का पूरा सिलेक्शन लेके किसी दिन बता देना भाई मेरे को कि ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया सर। चलिए भाई, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।